हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो पेपर होने उन्हीं के विशेष पर आधारित हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किमी लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं। मतलब कौन से दो देश हैं जो आपके एक फेनी पुल से जुड़े हैं, जिसकी लंबाई कितनी है 1.8 किमी 1.8 किमी लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं। ऑप्शन ए दिया आपको भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी दिया आपको भारत और भूटान, ऑप्शन सी दिया आपका भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी दिया आपको भारत और नेपाल। किसकी बात कर रहा है 1.8 किमी लंबे फेनी पुल से। अगर पूछे कौन कौन से मतलब दो देश जुड़े हैं, तो जुड़ा है आपका भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये जो फेनी पुल है आपका, ये फेनी पुल अगर पूछे किस नदी पर है तो ये आपका फेनी नदी ही है। ठीक है, फेनी नदी पर आपका फेनी पुल बना है, जो कि 1.8 किमी लंबा है। ये किसको किसको जोड़ता है, भारत और बांग्लादेश। भारत के कौन सा राज्य, भारत के त्रिपुरा राज्य से। कौन सा, भारत का त्रिपुरा राज्य है। ठीक है, भारत का त्रिपुरा राज्य को बांग्लादेश से जोड़ता है। कहाँ से, बांग्लादेश से। बांग्लादेश से भारत के त्रिपुरा राज्य को बांग्लादेश से कौन सा पुल है आपका, फेनी पुल है। तो ठीक है, अगर देश पूछे तो कौन कौन देश होंगे, भारत बांग्लादेश। अगर पूछे भारत का कौन सा राज्य होगा तो वहाँ पर आपका त्रिपुरा राज्य होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन ए दिया आपका बैंकिंग, ऑप्शन बी दिया आपका ब्याज क्षेत्र, ऑप्शन सी दिया आपका कृषि, ऑप्शन डी दिया आपका सूचना और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का पूछे कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। टोटल आपके 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक आपका प्राथमिक क्षेत्र है, क्या है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। एक है आपका द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। ये कौन सा, एक है आपका तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ये आपके 3 क्षेत्र हैं जिसको आपको किसमें बांटा गया है, ये आपके जो अर्थव्यवस्था ने 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अगर पूछे प्राथमिक क्षेत्र में कौन क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करें, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जिसमें संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मतलब कृषि हो गया, खनन हो गया। ठीक, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कौन कौन से होंगे, तो ऐसे आपका कृषि हो गया और खनन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें, किसकी, द्वितीय क्षेत्र की बात करें, तो ऐसे क्षेत्र जिसमें उत्पादों का निर्माण किया जाता है। ऐसे क्षेत्र जिसमें मतलब पहले में हो गया आपका प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, और दूसरे में आपका जिसमें आपका उत्पादों का निर्माण किया जाता है उसे वो किस में रखा जाता है, वो आपके द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे लोहा हो गया, लोहा इस्पात हो गया। ठीक, इस्पात से उद्योग से संबंधित ये आपके द्वितीय क्षेत्र है। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो जिस क्षेत्र में आपके होने वाली आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बात करें तो जैसे आपका यातायात हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, वित्तीय सेवाएँ हो गए और शिक्षा हो गया, सब आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, पूछा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है, बैंकिंग दिया है, ये आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ब्याज क्षेत्र भी आ जाएगा आपके तृतीय क्षेत्र का। लेकिन अगर से कृषि की बात करें तो कृषि किस में आएगा, ये आएगा आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन ए दिया आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी दिया आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी दिया आपका रोलेट एक्ट मतलब रोलेट आंदोलन, ऑप्शन डी दिया आपका सहयोग आंदोलन। तो गांधी इरविन समझौता, अगर पूछे गांधी इरविन समझौता हुआ कब था, हुआ था आपके 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को आपका कौन सा समझौता था, गांधी इरविन समझौता। किसके बीच हुआ था, गांधी और इरविन के बीच हुआ था। किसके बीच, गांधी और इरविन के बीच हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 5/1931 को। पूछा गांधी इरविन समझौता जो भारत के निम्नलिखित में किस आंदोलन से संबंधित था, यह था किससे, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
किससे था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगर पूछे किस प्रकार संबंधित था, तो अगर हम बात करें गांधी इरविन समझौता के, गांधी इरविन समझौता में जो था, गांधी जी ने अपने मैगजीन, इनकी एक मैगजीन थी क्या? यंग इंडिया, इसमें आपको 11 मांगे प्रस्तुत की थी। किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने आपको टोटल यंग इंडिया में इनकी एक मैगजीन थी, उसमें आपके कितने 11 मांगे प्रस्तुत की थी। जिसमें अगर कुछ मांगे की बात करें, जैसे क्या क्या था कि मतलब नमक बनाने की अनुमति, ठीक है। अगर धरना देने की मांग की थी इन्होंने, धरना देने की मांग की थी, नमक बनाने का अधिकार मांगी थी, ठीक। अगर फिर नस्ली वस्तुओं पर रोक लगाने की मांग की थी। ऐसे इसी प्रकार आपको टोटल 11 क्या थे? 11 मांगे प्रस्तुत किए थे। कौन? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की तरफ से 11 मांगे थी, और इसी प्रकार इरविन यानी अंग्रेजों की तरफ से भी कुछ मांगे थी। उसमें क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसे समाप्त करने के लिए, कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन चल रहा था उसे समाप्त करने के लिए मतलब ये इरविन की तरफ से मांगे थी, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसके था? ये था आपका इरविन की तरफ से, उधर से भी मतलब मांगे रखी गई थी। इसी प्रकार जो है आपका गांधी इरविन समझौता जो है आपके किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन से श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? निम्नलिखित में से कौन से श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन दिया आपका सिंहली, ऑप्शन बी दिया अंग्रेजी, ऑप्शन सी दिया आपका तमिल, और ऑप्शन डी दिया आपका मलयालम। किसकी बात कर रहा है? श्रीलंका की। श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा अगर पूछे कौन सी है, तो ये आपकी सिंहली। ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। क्या? सिंहली, ठीक है। अगर इसी प्रकार बात करें, जैसे पाकिस्तान की अगर पिछले भाषा क्या है, पाकिस्तान की आधिकारिक राजकीय भाषा क्या है, तो वह आपकी उर्दू। पाकिस्तान की राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है, ठीक है। अगर पूछे भूटान की बात करें, भूटान की राजकीय भाषा क्या है? भूटान की राजकीय भाषा क्या है, तो यह आपका जोंगखा। जोंगखा, पाकिस्तान का उर्दू, भूटान का जोंगखा। अगर पूछे इजराइल का, तो ये आपका हिब्रू है। क्या है? हिब्रू। ये कहाँ का? आपका इजराइल का है। और श्रीलंका का पूछे तो आपका सिंहली है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए दिया आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी दिया आपका महान्यायवादी, ऑप्शन सी दिया आपका विधि मंत्री, और ऑप्शन डी दिया महाधिवक्ता। ऑप्शन डी क्या दिया है? महाधिवक्ता। तो पूछा देश का प्रथम अधिकारी कौन है? देश का प्रथम अधिकारी कौन है? यानी देश का प्रथम अधिकारी कौन होता है? तो होता है आपका महान्यायवादी। महान्यायवादी। अगर पूछे महान्यायवादी के मतलब किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 76 में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 76 में आपके महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगर पूछे वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, तो आपके आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी जो है आपके भारत के वर्तमान क्या है? महान्यायवादी हैं, ठीक है। अगर ये जो आपका महान्यायवादी है, अगर पूछे भारतीय संविधान में महान्यायवादी का पद किस देश से लिया गया है? महान्यायवादी का पद जो आपके अगर पूछे किस देश से लिया गया है, तो लिया गया आपके ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से आपका महान्यायवादी का पद लिया गया है। अगर पूछे महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो करता है आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 महान्यायवादी के बारे में बताया। वर्तमान में अगर पूछे महान्यायवादी आर वेंकट रमणी है। अगर पूछे इनका इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और ये महान्यायवादी का पद जो है आपके अगर पूछे किस राज्य से के बारे में जो महान्यायवादी है वो किस मतलब किस देश से लिया गया इनके पद, तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि पाठ्य चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? किसके अनुसार? पाठ्य चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ने दिया आपका 208, ऑप्शन बी दिया आपका 370, ऑप्शन सी दिया आपका 206, और ऑप्शन डी दिया आपका 360। तो अगर पूछे पाठ्य चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो होती हैं आपकी 360। कितनी हड्डियाँ? 360 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे चरक कौन थे, तो आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं। आयुर्वेद के जनक पूछे किसे कहते हैं, तो आपके चरक को कहा जाता है, ठीक है। पूछे आयुर्वेद अगर पूछे किस वेद का उपवेद है, तो अथर्ववेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है, ठीक है। अगर पूछे भारतीय आयुर्वेद के जनक कौन है,
भारतीय आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? माना जाता है आपके धन्वंतरी को। किसको? धन्वंतरी को भारतीय आयुर्वेद का जनक माना जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं? अधिवृक्क ग्रंथियां जो है मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं? ऑप्शन ए दिया आपका हृदय, ऑप्शन बी दिया आपका फेफड़े, ऑप्शन सी दिया आपका यकृत और ऑप्शन डी दिया आपका वृक्क। ऑप्शन डी किया गया है वृक्क। तो अधिवृक्क ग्रंथियां जो मानव शरीर के पूछे किस अंग में स्थित होती हैं, तो होती हैं आपके वृक्क में। कहाँ पर? वृक्क में स्थित होती हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे आपके गुर्दा भी कहा जाता है। ठीक, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं। मूसी तथा भीमा मतलब किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन दिया आपका कावेरी नदी, ऑप्शन पे दिया आपका कृष्णा नदी, ऑप्शन सी दिया आपका महानदी और ऑप्शन डी दिया ब्रह्मपुत्रा नदी। तो किसकी बात करें? मूसी तथा भीमा। अगर पूछे किस नदी की सहायक नदी है, तो ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी की अगर हम बात करें, इसकी कृष्णा नदी की बात करें, तो कृष्णा नदी का पूछे कहाँ से निकली है, तो महाबलेश्वर पहाड़ी कहाँ से? महाराष्ट्र से निकली है। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछे इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई आपकी 1400 किमी। इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किमी इसकी लंबाई है और भारत की तीसरी बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की पूछे, दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी नदी है। ठीक है, अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी गंगा है। इसकी लंबाई कितना है? 25 किमी है। ठीक है, 25। अगर पूछे दूसरी, एक पहली हो गई दूसरी बड़ी नदी भारत की, तो आपकी गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी है आपकी दूसरी बड़ी नदी। इसकी लंबाई अगर पूछे कितने आते हैं, आपके 1465 किमी। 1465 किमी गोदावरी की है, जो कि आपकी भारत की दूसरी बड़ी नदी है। तीसरी बड़ी नदी आपकी कृष्णा नदी है, लंबाई 1400 किमी। ठीक, कितना? अगर तीसरी बड़ी नदी भारत की तीसरी बड़ी नदी है और दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी नदी कौन? कृष्णा नदी। और इसकी सहायक नदी आप पूछे तो मूसी हो गई, भीमा हो गई, एक है आपकी कोयना नदी। कौन सी है? कोयना नदी पे किसकी सहायक नदी है? ये भी आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और कोयना नदी पर ही क्या है आपका? कोयना बांध भी है। कोयना नदी ये भी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। और इसी पर एक बांध है। कौन सा बांध है? कोयना बांध। कोयना बांध। ठीक है, कोयना बांध ये कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। किस नदी पर है? आपके कोयना नदी पर ही है। ठीक, कृष्णा नदी के पर बने बांधों की बात करें, देखिए आपका नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध किस नदी पर है? आपके कृष्णा नदी पर है। ठीक है, एक है आपका श्री सैलम बांध। श्री सैलम बांध, श्री सैलम बांध ये भी आपके किस पर है? आपके कृष्णा नदी पर है। एक है आपका अलमाटी बांध। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध। ठीक, अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध, श्री सैलम बांध और अलमाटी बांध ये सब ये तीनों बांध किस पर है? आपके कृष्णा नदी पर है। और कोयना बांध किस पर है? आपके कोयना नदी पर है। कहाँ पर? कोयना नदी पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में कौन सा आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? मतलब भारत में कौन सा आयोग जो है आपके निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? ऑप्शन ए दिया आपका निर्वाचकीय परिषद, ऑप्शन बी दिया आपका निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी दिया आपका निर्वाचित मतपत्र और ऑप्शन डी दिया आपका निर्वाचन परिषद। ऑप्शन डी किया जाए निर्वाचन परिषद। तो भारत में कौन सा आयोग जो है आपका निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? तो आपका निर्वाचन आयोग है। कौन है? निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है। तो फिर निर्वाचन आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में आपके निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अगर पूछे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इसमें? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपके राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। राजीव कुमार वर्तमान आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? राजीव कुमार आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? ऑप्शन दिया आपको 260 कॉलम, ऑप्शन बी दिया आपको 266 कॉलम, ऑप्शन सी दिया आपको 265 कॉलम और ऑप्शन डी दिया आपका 256 कॉलम। ऑप्शन डी क्या है? 256 कॉलम। तो अगर पूछे वर्क जो आपका एक्सेल होता है उसके एक वर्कशीट में अगर पूछे कितने कॉलम होते हैं, तो होते हैं आपके 256 कॉलम होते हैं। कितने? 256 कॉलम होते हैं। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है।
अगला क्वेश्चन दिया, भारत के किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन दिया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया आपका तेलंगाना, ऑप्शन सी दिया आपका पंजाब और ऑप्शन दिया आपका उत्तर प्रदेश। तो किसकी बात कर रहा है? बथुकम्मा। बथुकम्मा अगर पूछे कहाँ मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना पे। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? निम्न में से किस राज्य में आपका सड़कों का घनत्व जो है आपके सर्वाधिक है? ऑप्शन दिया आपका केरल, ऑप्शन बी दिया आपका गुजरात, ऑप्शन सी दिया पंजाब और ऑप्शन डी दिया आपका हरियाणा। तो अगर फिर सड़कों का घनत्व का किस राज्य में सर्वाधिक है तो आपके केरल पहले स्थान पर। अगर सबसे ज़्यादा सड़कों का घनत्व किस राज्य में है तो आपके केरल में। केरल पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल सड़क के घनत्व में पहले स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर आपका असम है। कौन सा है? असम है। तीसरे स्थान पर असम है। ठीक है, अगर पूछे सड़कों के घनत्व ये तो सर्वाधिक हो गए। अगर पूछे न्यूनतम यानी सबसे कम सड़क का घनत्व कौन सा है? सबसे कम सड़क घनत्व किस राज्य में है? तो आपके जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में आपके सबसे कम सड़क घनत्व है। ठीक है, अगर पूछे इसके बाद कौन सा राज्य आता है? इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका झारखंड। ये 3 राज्य हैं आपके। 3 राज्य की बात करें कौन कौन से अगर सर्वाधिक घनत्व वाले हैं सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाले, तो पहले स्थान पर केरल, दूसरे पश्चिम बंगाल, तीसरे पर असम। अगर न्यूनतम घनत्व वाले की बात करें तो पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर आपका झारखंड है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए कृषि मिशन, कृषि ने क्रिप्स मिशन होगा। ठीक है, ये क्या? क्रिप्स मिशन, सॉरी यहाँ पर होगा आपका क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन दिया आपका 1944, ऑप्शन बी दिया आपका 1943, ऑप्शन सी दिया आपका 1942 और ऑप्शन डी दिया आपका 1941 में। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए अगर पूछे क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ये आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में आया था। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है, अरे ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक, कब? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये आया था। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है? ऑप्शन ए दिया आपका सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन बी दिया आपका हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी दिया आपका टिहरी बांध और ऑप्शन डी दिया आपका भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन डी दिया आपका भाखड़ा नांगल बांध। अगर पूछे सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? आपके गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। और हीराकुंड की बांध की बात करें तो आपके उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, टिहरी बांध कहाँ है? आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो पूछा सबसे ऊंचा अगर बांध कौन सा है? तो आपका टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध। अगर पूछे ऊंचाई कितनी है तो लगभग 260 मीटर ऊंचाई पर है। 260 मीटर ऊंचाई पर है। किस नदी पर है? 260 मीटर ऊंचाई। ठीक है, किस नदी पर है? तो आपके भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर है। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? ऑप्शन दिया 2001, ऑप्शन बी दिया 2009, ऑप्शन सी दिया 2005 और ऑप्शन डी दिया 2015। तो कब जो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास और पहली राष्ट्रीय नीति कब तैयार की थी? ये की थी आपकी 2009 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और इसके बाद इसे ग्रह नहीं माना जाता है। इसके बाद से इसे ग्रह नहीं माना जाता। ठीक है, ऑप्शन है दिया आपका यम माने प्लूटो इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूटो। ठीक है, यम। ऑप्शन बी दिया आपका शुक्र, ऑप्शन सी दिया आपका बृहस्पति और ऑप्शन डी दिया आपका बुध। तो कौन सा ग्रह है जिसे आप मतलब 2006 के बाद ग्रह नहीं माना जाता है? तो ये आपके यम। कौन सा है?
यम, यानी प्लूटो ग्रह को आपका 2006 के बाद इसे मतलब 2006 में इसे बौना ग्रह के श्रेणी में कर दिया गया था। कब? 2006 में। 2006 से इसे अब तक ग्रह नहीं माना जाता, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष डैश में प्रस्तुत किया गया। भारत का जो है आपका पहला मतलब जो आपका पहला बजट था, मतलब पहला डिजिटल केंद्रीय बजट जो आपका किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन दिया आपका 2021, ऑप्शन बी दिया आपका 2019, ऑप्शन सी दिया आपका 2020 और ऑप्शन डी दिया 2018। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट अगर पूछे कब प्रस्तुत किया गया, तो किया गया था आपका 2021 में। किसके द्वारा? तो उसमें केंद्रीय मंत्री मतलब वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में भी वही हैं, कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। बुक मतलब डिजिटल मतलब कि मतलब बुक यानी बुक का सहारा न लेकर इसे टैबलेट द्वारा इस बजट को पढ़ा गया था। किसके द्वारा? टैबलेट के द्वारा इसे पढ़ा गया था। ठीक, अगर पूछे बजट शब्द का उल्लेख भारत के किस मतलब भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? बजट शब्द का किस अनुच्छेद में है? किसी अनुच्छेद में नहीं है। बजट का मतलब उल्लेख किसी अनुच्छेद में नहीं है। इसका अनुच्छेद 112 में अगर पूछे क्या है, तो अनुच्छेद 112 में आपका वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। ठीक है, किस नाम से बजट का उल्लेख किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, अगर कोई पूछे बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर क्या होगा? किसी अनुच्छेद में नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, अगर पूछे बजट को किस नाम से प्रस्तुत किया गया, तो किया गया आपका वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से प्रस्तुत किया गया। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 112 में किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान में समता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान में समता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया? ऑप्शन दिया आपको अनुच्छेद 1119, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 514 और 511 और ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 14 से 18 और ऑप्शन डी दिया आपका अनुच्छेद 15 से 18। तो किसकी बात कर रहा है? समता का अधिकार ना, इसकी समता का अधिकार पूछे किसमें किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में से बताया गया है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषण गैस प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होती है? मतलब कौन सा प्रदूषण गैस है जो कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होती है? ऑप्शन दिया आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे किस नाम से कहते हैं? इसे CFC भी कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी दिया आपको नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसे ही लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र आपको N2S, ठीक है, N2O सॉरी, N2 वो इसका रासायनिक नाम है, N2O। ठीक, एक है आपका मेथेन, जिसे CH4 के नाम से भी जानते हैं। एक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, तो पूछा निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषण गैस प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होते हैं? ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया, मतलब मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है आपके कब आरंभ किया गया? ऑप्शन ए दिया आपको नवंबर 2012, ऑप्शन बी दिया आपको सितंबर 2014, ऑप्शन सी दिया आपका जनवरी 2014 और ऑप्शन दिया आपको सितंबर 2016। ठीक है, किसके बाद मेक इन इंडिया अगर पूछे कार्यक्रम कब शुरू किया गया? क्या शुरू किया गया था? सितंबर 2014 को। कब? सितंबर 2014 को, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।